हाँ, हमने एक कहा, हमने बहुत सारे प्रश्न दिए थे। हाँ, ये अलग बात है कि आप एक लिख के लाए होंगे, है ना, ठीक है। हाँ जी, चलो थोड़ा सा हम जरा सा मुश्किल से आखिरी के 5 से 7 मिनट पर फिर आंसर चेक करेंगे, है ना, ठीक है। सारे लिख लिए हैं क्या? कोई ऐसा जो कुछ अलग लिख के लाया हो? सिर्फ एक लिखना था धारवाड़ क्रम की चट्टान, क्योंकि एक बन जाएगा तो सारे बन जाएंगे। एक लिखना था कि एमपी में अगर कौन सा प्रश्न था वो, हाँ, कि मध्य प्रदेश में चट्टानों का वर्गीकरण कितने नंबर, 10 नंबर। बस ये लिखना था मेन, वैसे लिखे हैं, ठीक। अभी हम चेक करते हैं ना। चलो, आज का नया टॉपिक क्या होने वाला है? मृदा। हाँ, पेज छोड़ देना, अभी अपन आगे करेंगे डील आराम से, क्यों टेंशन ले रहे हैं। चलो, हाँ, मृदा की बात चल रही है ना, तो कौन बताना चाहेगा मिट्टी आखिर है क्या? मिट्टी आखिर है क्या? कुछ भी दिमाग में जो आए वो बताओ, पर बताओ जरूर। प्रश्न तो ये है, मृदा है क्या? आप कह रहे हो कि 2 mm से छोटा हो जाता है। 2 mm बहुत बड़ा बोल दिया है, पता है, 0.002 mm, है ना। अच्छा, स्कूल में पढ़ाते थे मृदा ना? पढ़ाई कभी किसी ने? नहीं। आज किसी क्लास है, अपनी फर्स्ट क्लास है बेटा, ठीक। क्या नाम है बेटा? दिव्या। कहाँ से बेटा? जबलपुर से, चलो बढ़िया। मृदा या फिर सॉइल, हाँ, अरे बताओ बताओ बताओ, क्या होती है मृदा? वो तो ठीक है कि चट्टानों से ही मिट्टी बनती है, 0.02 mm से छोटी होती है, मतलब आकार में होते हैं कम, पर सवाल तो ये है मृदा है क्या? चट्टानों का क्षरण रूप, अरे हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो आप लोग ये बता रहे हो कि मिट्टी कैसे बन रही है, कितना साइज होता है, हम पूछ रहे हैं मिट्टी है क्या? एग्जैक्टली, मतलब मिट्टी जब भी पूछी जाएगी, मिट्टी का सीधा सा मतलब है कि हर एक वो चीज जिसमें पादप को धारण करने की क्षमता हो। हर मिट्टी मिट्टी नहीं होगी, मिट्टी तो मुल्तानी मिट्टी भी होती है, पर क्या उसमें पेड़ पौधे जन्म ले पाते हैं? नहीं। मतलब एक चीज तो ये क्लियर हो गई है कि कभी भी मैं मिट्टी को आर्टिफिशियल रूप से नहीं बना सकता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से मैं नहीं बना सकता। दूसरी एक चीज पता चल गई कि हर एक वो चीज जिसमें पादप को धारण करने की क्षमता होगी। तो एक तो आ गया कि जिसपे पादप को धारण करने की क्षमता हो। और जब प्राकृतिक पिंड है तो कैसे बना होगा? क्या चट्टानों में कुछ खनिज पाए जा रहे थे? खनिज कैसे होते हैं, जैविक की अजैविक? जैविक ना, अरे हाँ कि ना, खनिज अजैविक होते हैं। एक होता है अजैविक और एक होता है जैविक। जैविक मतलब वो जो कभी ना कभी जीवित रहे हो, उनसे बनी हुई चीजें जैविक हो जाएंगी। और अजैविक जिनमें जीव ना हो, मतलब जैविक का मतलब ये समझो कि जिसमें जीव या तो है या कभी रहा हो, वो जैविक। तो खनिजों में काय का जीव? हाँ, कोयले, अगर क्या कोयला पेट्रोलियम छोड़ दो, अलग चीज हो गई। बात चल रही है कि ये जितनी भी मिट्टी हमारे पास में है, ये मिट्टी कुछ और नहीं, जो जैविक और जैविक, या फिर कह लो कि कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का ही क्या है, मिश्रण है। तो मेरे पास 3 चीजें मिल गई कि एक तो प्राकृतिक तरीके से बनेगी, दूसरी चीज पता चल गई कि पादप को धारण करने की क्षमता होगी, और तीसरी चीज पता चल गई कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। अब जरा सा बना के दिखाओ क्या हो सकती है मिट्टी।
क्या मिट्टी को मैं कह सकता हूं कि जैव कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का एक ऐसा प्राकृतिक मिश्रण, ये जैविक और अजैविक पदार्थों को अगर मैं खुद से मिलाकर के मिट्टी बनाना चाहूं तो नहीं बना सकता। तभी तो कह रहे हैं कैसा पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का ऐसा प्राकृतिक मिश्रण जिसमें पादपों को धारण करने की क्षमता हो, क्या कहलाती है? मृदा कहलाएगी। पक्का बना लोगे डेफिनेशन कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का ऐसा प्राकृतिक मिश्रण जिसमें पादपों को धारण करने की क्षमता हो, वो क्या है? मृदा है। मतलब मृदा का एक सीधा सा मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ उगना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि उसका आकार 0.002 mm है या 0.2 mm है या 2 mm है। हर एक वो चीज जिसमें पादप जन्म ले सके वो मिट्टी है। क्यों? जैसे घर के दीवारों के बाजू में देखते हो क्या उग जाते हैं? पीपल के पेड़ उगे है ना, तो सीमेंट था, मिट्टी तो थी नहीं। पर ऐसी हर एक संरचना जिसमें पादप को धारण करने की क्षमता हो वो क्या है? मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी में तुम कुछ भी लगा दो सिवाय चेहरे के अलावा, चेहरा खिलता है पर पेड़ पौधे उस पर नहीं खिलते हैं मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद। तो मिट्टी वो जो प्राकृतिक तरीके से बनेगी, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होगी और जिसमें पादपों को धारण करने की क्षमता होगी, क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। वो चीज अलग है कि चट्टानों के अनाच्छादन से मिट्टी बनती है, वो अलग चीज है। अभी उसकी बातें यहाँ नहीं करेंगे फिलहाल में। इतना क्लियर है मिट्टी क्या है। और जब मिट्टी का जब अध्ययन किया जाता है तो मृदा का अध्ययन कहलाता है क्या? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। पर कभी सुना होगा कि कौन सी मिट्टी में किस प्रकार के, बोलते हैं ना कुछ विशेष होते हैं पादप, कि हम जब मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो कहलाता है क्या? पेडोलॉजी। और जब उसी मिट्टी में किस प्रकार के हमारे कौन पादप उगेंगे, जब उनका अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है इडेपोलॉजी। इडेपोलॉजी मतलब एक में हम कर रहे हैं किसका अध्ययन? मृदा का अध्ययन, कि मिट्टी कैसे बनी होगी, मिट्टी में किस प्रकार के होंगे गुण, जैविक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सब बात करेंगे आगे। मिट्टी में मतलब हो सकता है कि मिट्टी का संगठन कैसा है, कितना हवा है, कितना पानी है, कितना खनिज है। जब इन सब का अध्ययन करेंगे तो कहलाता है पेडोलॉजी। और जब उस मिट्टी में अध्ययन करते हैं किसका? पादपों का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है इडेपोलॉजी। सुना होगा प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। अच्छा, एक चीज का सवाल का जवाब देना, क्यों मनाए जाते हैं? किसी भी चीज के दिवस क्यों मनाए जाते हैं? क्या कारण होगा? सिर्फ संरक्षण नहीं, संरक्षण प्लस उनके संवर्धन के लिए कोई भी दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जा रहा है संरक्षण संवर्धन की, बचाना भी है और उसका विकास भी करना है आगे चल करके। हाँ ठीक है। अब बात चली है कि ये पता चल गया मिट्टी क्या है, उसका अध्ययन कहलाता है क्या? हाँ कहते पेडोलॉजी। और पूछे कि मृदा विज्ञान जो है ये हमारे पास में, इसका कोई जनक है क्या जिसने बताया हो कि मिट्टी का एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन भी किया जा सकता है? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम डॉकुची। इसके जनक कहलाते हैं, मृदा अध्ययन के जनक, जिनका नाम था विलियम डॉकुची। याद रहे तो ठीक है, वरना अननेसेसरी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पर आंसर में अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ पॉइंट हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं। अब मिट्टी में जैसे मान सकते हैं, अगर कोई पूछे कि मिट्टी किन किन से मिलकर के बनी होती है तो सुना होगा ना, उसको कहते हैं क्या? मृदा का संगठन। सुना है कंपोनेंट्स की बात चलती है, किस किस से मिलकर के बनी होगी। उसके पहले हम एक चीज और देखते हैं कि जो हमारे पास में मृदा होती है, बस एक चीज समझानी इसलिए, इस मृदा में बहुत प्रकार के पाए जाते हैं कण। छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। तो मतलब ये कण जो है ये आकार बताते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि मृदा में सबसे छोटे कण कौन से होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्ले। नाम सुना है क्ले का? क्ले नहीं सुना होगा तो मृत्तिका सुनी होगी, और मृत्तिका नहीं सुनी होगी तो अमेज़न पे सर्च करोगे क्ले सॉइल, तो क्ले में जिससे छोटे बच्चे घरों में कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं वो कहलाती है क्ले। एक्चुअली बहुत चिकनी होती है ये।
हाँ कि ना। तो मिट्टी में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है क्ले, ये सबसे छोटा कण होता है ना, मिट्टी में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण है। ये बताने का मेन रीजन ये है कि जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा होगी वो मिट्टी अत्यधिक मात्रा में जल को सोखने का कार्य करती है। यानी कि जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा है उसमें जल धारण करने की क्षमता उतनी ज्यादा हो। पक्का? दूसरा इंपॉर्टेंट कण आता है जिसे हम कहते हैं क्या, क्ले के बाद आता है सिल्ट। क्ले के बाद आता है सिल्ट, मतलब जिसे आप कहते हो गाद। कई मिट्टी ऐसी होती है, तुमने कभी स्कूल में साइकिल तो चलाई होगी, मिट्टी टायर में, मतलब हमारा जो क्या होता है टायर, उसमें मिट्टी ऐसे चिपकती है कि फिर निकालते निकालते हालत खराब हो जाती है। तो मिट्टी में दूसरे कण पाए जाते हैं किसके? सिल्ट के पाए जाते हैं, मतलब जो मिट्टी बहुत ज्यादा चिपकती है। तो ये तय करता है किसका? गाद का चिपकाने वाला। एक सुना होगा सैंड, या जिसे हिंदी में कहते हैं बालू, ये भी मिट्टी का एक कण है, मिट्टी में पाया जाएगा। और चौथा होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेवल, या हिंदी में कहते हैं बजरी। बालू से क्या हो सकते हो? बड़ा रूप क्या तुम्हारा? बजरी। ये चार चीजें ऐसी हैं जो हर एक मिट्टी में पाई जाएंगी, पर इनका औसत अलग अलग हो सकता है। कोई मिट्टी होगी जिसमें ज्यादा पाया जाएगा क्ले, कोई मिट्टी होगी जिसमें पाया जाएगा सिल्ट, किसी में सैंड तो किसी में ग्रेवल। पाया ये हर मिट्टी में जाएगा, पर सबका अनुपात अलग होगा। हो सकता कोई मिट्टी ऐसी हो जिसमें 80% पाया जा रहा है क्ले, पर हो सकता है इनका 5-5 ही हो, 15 ही हो। तो मतलब ये तय करता है कि इनका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, पर पाया हर एक मिट्टी में जाएगा। तो ये मिट्टी के हैं कण। तो याद बस ये रखना था, ये वाली सबसे छोटी चीज, कि जिस मिट्टी का आकार सबसे छोटा होगा, मिट्टी के जो होते हैं कण, उस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। जैसे तुम्हारी कहते हैं मिट्टी होगी कौन सी? काली मिट्टी। क्या काली मिट्टी बहुत ज्यादा पानी सोखती है? सोखती इन जनरल है। क्यों? क्योंकि उसमें क्ले की मात्रा ज्यादा है। ऐसे मान सकते हो, इसको सिर्फ दिमाग में बैठा के रखना बस। अगला आता है कि मृदा का संगठन, कि किस किस से मिलकर मृदा बनी होती है। तो मिट्टी भैया मिलके बनी होती है 4 चीजों से। ये मान लेते हैं, ये बना रहा हूं मैं एक संगठन, ये कर देता हूं, ठीक। ये मिट्टी चार चीजों से मिलकर बनी होती है जो उसमें अहम भूमिका निभाती है। मिट्टी में लगभग 25% के लगभग किसी भी मृदा में उपस्थिति होती है किसकी? वायु की। हवा पाई जाएगी। 25% पाई जाती है क्या? 25% पाया जाता है जल। 40 से 45% के लगभग 40 से 45% के लगभग पाई जाती है मिट्टी में किसकी मात्रा? तो खनिजों की मात्रा। खनिज पाए जाते हैं 40 से 45%। और कितना शेष कितना बच गया? तो ये तो हो गया 50, ये होता है मान लें, तो कितना कितना लिख दूं? कितना लिख दूं? 10 से 15 कर दूं? तो 10 से 15% पाया जाता है तुम्हारा, 10 से 15% पाया जाएगा तुम्हारा ह्यूमस। मिट्टी इन 4 तत्वों से मिलकर बनी होती है। हवा 25%, 25% क्या? जल, 40 से 45% खनिज जो कहां से आए होते हैं? चट्टानों से, और लगभग 10 से 15% पाई जाती है। 10 से 15 नहीं यार, 5 से 10% करो ना, मेरा ही गलत किए जरा गणित है। 5 से 10% पाई जाती है क्या? ह्यूमस की मात्रा। तो जल सबको पता है, जल ही पानी है, जल ही जीवन है। हाँ, दूसरा है हवा, सबको पता है, खींचते हो छोड़ते हो। खनिज सबको पता है क्या होते हैं। मेन आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है?
आर्द्रता को ह्यूमस कहते हैं, वो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता कहते हैं उसको। हाँ हाँ, देखो ह्यूमस का सिंपल यकीन है, ये जो ह्यूमस है ना, ये एक्चुअल में इसे आप कह सकते हो कि ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। ये मतलब जैविक इसमें क्रिया भी होगी और रासायनिक क्रिया भी होगी। मतलब सिंपल सा है कि मेरे पास में हो सकता है पादप हो या हो सकता है कुछ जीव जंतु हो, मरेंगे, सड़ेंगे। सड़ाते एक्चुअल में कौन है? सूक्ष्म जीव। तो किन्हीं भी जीवित चीज, या सिंपल सा कह सकते हो कि अगर कोई पूछे ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस की डेफिनेशन एक सिंपल सी आएगी कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पूरी की पूरी ह्यूमस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तुम्हारे सूक्ष्म जीव, जो तुम्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं जनरली। सड़ने वाली चीजें सुना होगा ना, कवक वगैरह, फंगस लग जाती है किन्हीं चीजों में। तो सूक्ष्म जीव द्वारा जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं, उन जैविक पदार्थों के सड़ने गलने के बाद बनने वाली चीज क्या कहलाती है? ह्यूमस। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो जैविक पदार्थ होते हैं, अब जैविक पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? इस दुनिया में केवल और केवल दो ही चीज जीवित हैं, एक पादप, दूसरे जीव जंतु। क्या कोई तीसरी चीज है जो जिंदा है क्या? तुम लोग जिंदा हो तो जीव जंतु में आ गए, पेड़ पौधे जिंदा हैं, सारे के सारे आ गए, पादप आ गए, और कुछ जीवित नहीं है। तो सूक्ष्म जीव द्वारा जो जैविक पदार्थ है, इन जैविक पदार्थों के या तो सड़न, या तो लिख दो सड़न गलन, या उसके लिए एक शब्द अच्छा निकल के आता है अपघटन। अपघटन का मतलब सड़ना ही होता है, टूटना होना, विभक्त होना। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है वही कहलाता है ह्यूमस। जनरली ये ह्यूमस जो है ना, ये हल्के, ये कह सकते हो कि भूरे या फिर काले रंग का होता है, भूरा या फिर काला रंग होता है इसका। और कोई पूछे कि इसका मेन काम क्या है, तो मुख्य कार्य इसका होता है मृदा में नमी को बनाए रखना। मृदा में नमी को बनाए रख, मिट्टी के ऊपर की संरचना की बात चल रही है, पर जनरली हमारे भारत में हर एक मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है कम। हमारे यहाँ पे सबसे मतलब बोलते हैं ना कि तो दो चीज सुनी होगी, एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस। ये दो तो तय है कि मिट्टी में, भारत की मिट्टी में ये मात्रा है कम, और तीसरी वो चीज है क्या? ह्यूमस। अभी बात करेंगे क्यों कम है हमारे यहाँ पर। इतना पक्का क्लियर? ह्यूमस क्या है कि सूक्ष्म जीव द्वारा जो जैविक पदार्थ होते हैं, उनके अपघटन के पश्चात बनने वाला एक काले या भूरे रंग का एक जैविक पदार्थ है, जिसका मेन काम होता है मृदा में नमी को बनाए रखना। पक्का क्लियर? और एक चीज नोट करके कि भारत की जो मृदा है, भारत की मृदा में या फिर भारत की मृदा में जो है वो ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है कम। पक्का इतना क्लियर है? बढ़ू आगे? ठीक है। तो ये हो गए हमारे मृदा के संगठन। अब बात आती है कि जैसे एक चीज सुनी होगी जिससे तुम कहते हो कि मृदा निर्माणकारी कारक, कि मिट्टी के बनने में एक्चुअल में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं? किसी को पता है? चलो थोड़ा सा ज्यादा हैवी चला जाएगा, पहले सरल सी चीज पूछ लेता हूं, है ना। अगर कोई पूछे कि मृदा की विशेषता क्या होती है, अब तो बता लोगे ना। देखो पहले वो होता है ना, अपन लोग बचपन में खेला करते थे, पहले एक पैर के ऊपर से छलांग मरवाते थे, फिर ऐसे हाथ करते थे, फिर इसके ऊपर से करो, फिर इसके ऊपर से कूदो। तो अपन अभी ऐसा ऐसा कूदते हैं। हाँ, फिर बाद में जब समझ में आ जाएगी चीजें, तब ये छत से छलांग मरवाएंगे, या तो बच जाओगे या फिर सीधा पहले नीचे फिर सीधा ऊपर। हाँ कि ना? चलो बताएं जरा सा विशेषता क्या है, क्या क्या लगता है क्या हो सकती है मिट्टी की विशेषता? मेरे भाई कोई एक पॉइंट। उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं, पादपों को जिनके अंदर धारण करने की क्षमता हो, जिसमें उग सकते हैं। तो वही डेफिनेशन से निकालो ना क्या विशेषता है। क्या पहली विशेषता बता सकता हूं कि इनके अंदर क्या होती है? पादप को धारण करने की क्षमता होती है।
एक विशेषता तो ये हो गई कि पादप को धारण करने की क्षमता होती है। दूसरी विशेषता, हाँ, जल धारण करने की क्षमता होती है। बिल्कुल कह सकते हो कि मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होती है। अभी बात हुई है ना कि मिट्टी में पाया जाता है क्ले, तो जल धारण करेंगे। और क्या मिट्टी में कह सकता हूं कि जैविक और अजैविक पदार्थों का एक प्राकृतिक क्या है, मिश्रण है। वही डेफिनेशन से निकल रही सारी चीजें। तो जैविक व जो हमारे अजैविक पदार्थ हैं उनका एक क्या है ये, तो प्राकृतिक मिश्रण ही तो है। और क्या कह सकता हूं, ये सब आ गया ना बेटा, अजैविक में सब आ गया। और क्या विशेषता लगती है मिट्टी की हो सकती है? मूर्ति बनती है। तो मूर्ति क्यों बोला, बर्तन भी कह दे, घड़ा भी कह दे। नहीं, फिर बाद में बात करेंगे वो। और कुछ जो है, देखो ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जब पेपर में याद नहीं आते तो फेंकने के काम आते हैं। तो फेंकने वाले भी नहीं, पहले इंपॉर्टेंट करते हैं, फिर फेंकने वाले बाद में। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो कि जो मिट्टी है मृदा की, लिख सकते हो मृदा की क्या बोलते हैं, प्रकृति, वो कैसी हो सकती है, अम्लीय हो सकती है, उदासीन हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। ये सब बातें करेंगे, अम्लीय कैसे बनती है, क्षारीय कैसे बनती है, सब बात करेंगे। और अरे मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विशेषता नहीं है क्या, है ना? तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। और क्या मैं एक शब्द लिख रहा हूं, बस फोकस करना, अगर तुम लोगों के दिमाग में अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो मृदा है वो जैव विविधता का संरक्षण करने का कार्य करती है, जैव विविधता का संरक्षण करती है। क्या सुना है कभी? संरक्षण तो सबने सुना है कि बात चल रही है बचाने की। जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। क्या है जैव विविधता? क्या कह सकता हूं कि जैव यानी हर एक चीज तो जीवित है, यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही क्या है, जैव विविधता है। ये वो वाली बात होगी जो समझाने वाली होती है। एक्चुअल में जैव विविधता कहते हैं कैसे, कि जैसे पूछे क्या है जैव विविधता, तो हमारे आसपास विद्यमान पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पादपों में कौन सी विविधता, चाहे वो आनुवांशिक विविधता हो चाहे वो प्रजाति विविधता हो, उसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं जैव विविधता। कि हमारे आसपास विद्यमान जीव जंतुओं में पाई जाने वाली आनुवांशिक एवं प्रजातीय विविधता ही कहलाती है जैव विविधता। थोड़ा सा टफ हुआ होगा। कह दिया कि जो हमारे आसपास जो क्या है, जीव जंतु और जो पादप है, और जीव जंतु और पादप में पाई जाने वाली आनुवांशिक व कौन सी, प्रजातीय विविधता, इनकी जो पाई जाती है विविधता वही कहलाती है तुम्हारी जैव विविधता। कैसे समझो? मानो कि अगर मैं कह रहा हूं कि जैव विविधता मतलब किसकी बात करें, जीव जंतु और पादप की, मतलब हर एक वो चीज जो कैसी है, जीव है, मतलब जीवित की बात चल रही है। जीवित में केवल और केवल जीव जंतु आएंगे, और जीव जंतु के अलावा कौन आएगा, पादप। ठीक, क्या इस जीव जंतु में एक जीव मैं ले सकता हूं, कुत्ता? हाँ, तो एक कुत्ते की बात करो, अब ये समझ में आ जाएगा आराम से। कुत्तों की प्रजाति बहुत सी देखी होगी। हाँ, एक देखा होगा आता है कौन सा, लैब्राडोर, एक जर्मन शेफर्ड, एक सुना होगा वो हच के एड में आता था, पपी टाइप को, सामने से उसका मुंह से लगता है किसी ने मुक्का मार दिया हो।
अरे हाँ कि ना, एक कुत्ता बाजू में घूमता रहता है, हमारा कुत्ता रोड में जो घूमता है, देसी नस्ल का कुत्ता है, तो कुत्ता ना, पर क्या कुत्ते में पाई गई है कौन सी विविधता? प्रजाति है। तो प्रजातीय विविधता तो क्लियर है। आनुवांशिक कैसा? मैं जीव, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस लिन। क्या मेरे जो गुण हैं या फिर जो मेरा डीएनए है, क्या आप लोगों का डीएनए सेम होगा? नहीं। कौन सी विविधता? आनुवांशिक विविधता। तो हमारे आस हमारे जैसे मान लेते क्या, पादप। अब पादप हमारे लिए बोले तो होता है, बोलते ना कि पेड़ मतलब पेड़, चाहे आम का हो, जामुन का हो, किसी का हो, पेड़ हमारे लिए पेड़ ही है। पर पेड़ की प्रजातियां होती 5 प्रकार की, तो उनमें पाई जा रही प्रजाति और कैसी विविधता? आनुवांशिक विविधता। तो अब क्लियर होता है कि हमारे आसपास विद्यमान चाहे जीव जंतु चाहे पादप, इनमें पाई जाने वाली प्रजाति और आनुवांशिक विविधता को ही कहते हैं जैव विविधता। तो लिख पाओगे? तो ये लाइन पक्का क्लियर है कि जैव विविधता का क्या करती? संरक्षण। अरे जहां की मिट्टी बढ़िया, क्या वहां पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगेंगे? पेड़ पौधों के आधार पर ही क्या वहां पर जीव जंतु होंगे? तो जैव विविधता का संरक्षण तो हो रहा है ना। जहां मिट्टी ही नहीं, वहां उर्वरकता कैसी? क्या उगाओगे, क्या लगाओगे? अरे पक्का। हाँ नहीं, सब आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, फिर से एक बार कैसा? ठीक है, संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। नहीं, बिल्कुल जल की बात भी करेंगे। अरे सिंपल सी कहानी ना, आप मुझे बताओ कि हम कह रहे हैं नहीं, अच्छा वैसे कह रहे हो कि जल के अंदर मिट्टी कैसी? आ, क्या कभी जहां पे बहती हैं नदियां, तो क्या उसके आजू बाजू में मृदा का जमाव नहीं होता? क्या मिट्टी का अगर वहां पे जमाव हुआ तो क्या वहां पर छोटे छोटे क्या होते हैं, पेड़ पौधों का जन्म नहीं होता? होता है। क्या जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, जैसे तुम्हारी शैवाल वगैरह हो गई, जो छोटे मोटे जो आजू बाजू पेड़ पौधे लगे होते हैं, जैसे इनफैक्ट मान लो होते हैं मछली, तो जो हमारी आजू बाजू में जो पेड़ पौधे छोटी छोटी घास लग जाती है, तो क्या इनसे वो खाना अपने लिए वो बोलते हैं अर्जित नहीं करते हैं क्या? तो अगर ओवरऑल देखें, बाकी जल, ये हम बात कर रहे हैं जैव विविधता संरक्षण की। अभी मैं यहाँ पर कतई नहीं बता रहा हूं पारिस्थितिकी तंत्र, ये एक अलग चीज हो गई। जो आप कह रहे हो पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा। मैं कह रहा हूं कि जहां जहां पर मिट्टी अगर ठीक ठाक है, वहां पर जीव जंतु बढ़िया होंगे, और जीव जंतुओं के साथ साथ में वहां पे पेड़ पौधों में भी विविधता पाई जाएगी। किसमें? बिल्कुल आ जाएंगे, वेटलैंड्स आ जाएंगे। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मान लेते कहीं मिट्टी अच्छी नहीं, तो हम रहेंगे क्या वहां पर? जब कुछ उगा ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे रह के वहां पर? उत्पादकता तो बढ़ाएगी ना। तो जैव विविधता का संरक्षण कर रही है। क्या मैं कह सकता हूं कि मृदा में ताप धारण करने की क्षमता होती है? कभी खेतों में गए हो, तुम पानी लगा के देखो, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, उस तुम खेत में तुमने पानी लगाया, मिट्टी ने जैसे ही जल धारण किया, वहां का तापमान देखोगे, खेत का तापमान कैसा, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी क्यों ना हो, खेत के अंदर की स्थिति कैसी होती? ठंडी होती है। तो जल धारण कर रहा है तो कौन सी स्थिति भी पैदा होगी? ताप धारण करने की क्षमता होगी। तो ये हो जाएगी कुछ मिट्टी की विशेषता। पक्का? अब थोड़ा सा उस चीज पे छलांग मार रहे हैं जो चाहते हैं कि तुम लोगों को पता हो, क्योंकि वो प्रश्न बनता है, और नहीं भी बनेगा तब भी कम से कम लोगों को समझाने के हिसाब से मिट्टी के विषय में पता होना जरूरी है। जो है क्या, जैसे अच्छा, कई लोग बोल रहे थे क्या बोलते मिट्टी के, सॉरी, चट्टान के अनाच्छादन से ही मिट्टी बन रही है क्या? बहुत सारे कारक होते हैं, पर लेकिन एक सामान्य सी बात करें तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कहे कि चट्टान से मिट्टी कैसे बनती है, तो मान लेते हैं कि ये रही हमारे पास में चट्टान, ये है चट्टान, और चट्टान में अभी अभी तुम लोगों ने कहा कि चट्टान में होती है क्या? अनाच्छादन की क्रिया। यही कह रहे थे ना? अरे पक्का। और अनाच्छादन की जब क्रिया होती है तो जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं रेगुलित। ये थोड़ा सा हो सकता है कि हैवी जाए, है ना?
रेगोलिथ। और इस रेगोलिथ पर काम करते हैं कौन? मृदा निर्माणकारी कारक। मृदा निर्माणकारी कारक तब कहीं जाकर के बनती है क्या? एक परिपक्व मृदा का निर्माण होता है। ये एक्चुअल में ये शब्द है कैसा बोल सकते हो ना, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक सुना होगा रेगूस और एक सुना होगा लेथूस। रेगूस का मतलब ही होता है चट्टान और लेथूस का मतलब होता है, कह सकते हो, कंबल नुमा एक संरचना। कि जब शुरुआत में जब चट्टान टूटती है तो टूटने के बाद कि उसके छोटे छोटे से कण, धूल जैसे कण किसके? चट्टान के, वो कहीं ना कहीं जाकर के जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ना तो ये चीज अभी मिट्टी है, ना ये चीज अभी बची है चट्टान। मतलब चट्टान का असंगठित रूप ही क्या है? रेगुलिथ। और कह सकते हो मृदा का भी असंगठित रूप कैसा है? रेगुलिथ है। तो कह ये बीच की संरचना है। यही संरचना आगे जाकर के बनने वाली है क्या? मिट्टी। और अगर इस पर निर्माणकारी कारक काम नहीं करेंगे तो यही दोबारा से बदल जाती है किसमें? चट्टान में। तो ये बीच की संरचना है। अभी ये थोड़ा सा हैवी जाएगा, इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मृदा निर्माणकारी कारक कौन कौन से होते हैं मिट्टी में, जो अपना योगदान देते हैं कि मिट्टी बनेगी। पक्का इतना समझ में आया क्या कह रहा हूं? छिंदवाड़ा, क्या नाम था बेटा? दीपशिखा। दीपशिखा कौन था? अच्छा आप थे। आपका नाम बेटा? आकांक्षा। कांची। अच्छा कल वाला। हाँ, मीनिंग क्या थी नाम की आपके? शानदार। ये भी ठीक है। और कोई एक अटपटा सा नाम था जिसको मैं कह रहा था कि नाम, हाँ, शैल का मतलब क्या था? पर्वत। पक्का ना कि मतलब मुझे नहीं पता था, बोले जो मन मैं बोल दो, ये मान तो लेगा ही नहीं ना? अच्छा वही वाला शैल है। ठीक है, चलो चलो चलो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मृदा निर्माणकारी कारक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मजेदार है। अगर समझ में आ गया तो माहौल खिंच जाएगा। हाँ देखो कहां पे? मृदा निर्माणकारी कारक। इतनी खराब हैंडराइटिंग है क्या मेरी? अरे यार ऐसा मत बोल यार। हाँ, कितनी अच्छी तो लगती है, देखने में अच्छी लगती है। सब कहते हैं देखने में अच्छी लगती है, भले पढ़ने में आए चाहे ना आए। चलो, मृदा निर्माणकारी कारक। तो कहानी ऐसी है, सबसे शुरुआत में आते हैं जिसे हमने कहा था कि मृदा विज्ञान के जनक कहलाते हैं डॉकुचेव। डॉकुचेव आते हैं और डॉकुचेव ने आकर के कहा कि भैया मृदा निर्माणकारी कारक होते हैं मात्र कितने? 3। तो डॉकुचेव आए और डॉकुचेव ने कहा कि मृदा निर्माणकारी कारक होते हैं मात्र 3। कौन कौन से? तो एक उन्होंने कहा कि एक होती है जलवायु। अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे। इन्होंने कहा कि मृदा निर्माण में जलवायु अहम भूमिका निभाती है। दूसरी चीज इन्होंने कही जीव मंडल। क्या? जीव मंडल। जीव मंडल मतलब इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे, सूक्ष्म जीव भी आएंगे। और तीसरी चीज इन्होंने कह दी क्या? पैतृक चट्टान। इन्होंने कहा कि 3 चीजें ही होती हैं जो मृदा निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। इन्होंने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे, पर लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगला एक व्यक्ति आएगा जो ये कहेगा कि इनकी बहुत अच्छा इनका करने वाला एक्सप्लेनेशन, उसकी बातें करेंगे। तो ये आए डॉकुचेव और कह दिया कि मिट्टी जब भी बनेगी तो 3 होते हैं मृदा निर्माणकारी कारक। पर लेकिन इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था हेंस जेनी। हेंस जेनी नाम के एक वैज्ञानिक आएंगे और ये कहते हैं कि मृदा निर्माणकारी टोटल कारक होते हैं 5। कौन कौन से? कहा कि जो डॉकुचेव का देखा होगा जनरली शुरुआती दौर में जितने वैज्ञानिक आते थे, जो पहला वैज्ञानिक बोल के गया है उसकी बात को झुठलाते बिल्कुल नहीं थे, बस उसमें अपनी बातें ऐड कर देते थे। तो 3 तो फिक्स हैं,
तीन तो कह दिया कि एक तो भैया जलवायु, जो डॉक्टर कह के गए एकदम सही है। दूसरा कह रहे थे कि जीव मंडल भी होगा, बोला बिल्कुल होता है। तीसरा कहा कि क्या पैतृक चट्टाने होंगी, तो कह दिए हाँ डॉक्टर साहब कह के गए हैं तो बिल्कुल चट्टाने होंगी। दो इनने एक्सट्रैक्ट करी। तीसरा चौथा इन्होंने कह दिया कि निर्माणकारी कारक में अहम भूमिका निभाती है स्थलाकृति, रिलीफ कहते हैं जिसको। और पांचवी चीज इन्होंने ऐड कर दी, वो था तुम्हारा समय, टाइम। इन्होंने 5 चीजें बताई कि क्या होती है मृदा निर्माणकारी कारकों की भूमिका। तो 5 बताई उन्होंने कि 5 होती हैं मेन जो अहम भूमिका निभाते हैं। इन्होंने प्रॉपर सॉइल की डेफिनेशन भी दी है। इनके आधार पर अगर बात करें कि मृदा निर्माणकारी कारक कौन कौन से होते हैं, तो इन्होंने बताया कि सॉइल इज अ फॉर्मेशन ऑफ, जो सॉइल होती है, सॉइल इज अ फॉर्मेशन ऑफ किसका, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंटियल रॉक, और एक कह दिया था टाइम, कि जलवायु, जीव मंडल, स्थलाकृति, पैतृक चट्टान और समय का समूह ही, जो उनके क्या होते हैं निर्माणकारी कारक, उनका समूह ही कहलाता है क्या, मृदा। तो सॉइल इज अ फॉर्मेशन ऑफ जलवायु, जीव मंडल, स्थलाकृति, पैतृक चट्टान और समय का मिला जुला रूप क्या कहलाता है, चट्टान। पक्का, सॉरी मृदा, ठीक है। चट्टान खत्म हुआ ना अभी। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते अगर पता चले कि कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जिसमें हमको चट्टान, जैसे बोलते ना पैतृक, तो मैं पढ़ा रहा था पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका, तो कोशिका ना बोल के बोल रहा हूँ पैतृक चट्टान, पैतृक चट्टान, पैतृक चट्टान, तो मुंह से निकलता वही है। कई बार तो ये हुआ है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ा रहा था एमपी की, तो मुझे लिखना होता था मुद्रा, मैं मुद्रा लिख ही नहीं पा रहा था, वो बार बार हाथ यही चल रहा है मृदा, तो बोल मुंह से ना हो मुद्रा पर हाथ चल रहा है मृदा, तो कई बार ऐसा होता है ना। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी चीजें मैंने बता दी, उसमें भाई ने बिल्कुल कुछ नहीं बोला है, एक गलत चीज बोली है भाई ने कह दिया मिट्टी, है ना। तो ये होता है ऐसा, जैसे कहावत चलती है ना कि ये है हमारे पास में बोर्ड, और इतने बड़े बोर्ड में अगर मैंने सिंगल सा अगर ये बना दिया, तो अगर पूछा जाए कि क्या दिख रहा है बोर्ड में, डॉट दिख रहा है काला, आपको क्या दिख रहा है बोर्ड में, हाँ हर्षवर्धन क्या दिख रहा है बोर्ड में, हाँ, तो मतलब इतना बड़ा सफेद नहीं दिखा है किसी को, दिखा है तो सिर्फ किसी को क्या, एक छोटा सा काला सा डॉट, है ना। तो हम तो पूछे थे बोर्ड पे क्या दिख रहा है, तो बोल देती व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, खत्म, हर्षवर्धन ने बताया। चलो खैर, तो अब आती है बात कि इन्होंने जो हमारे हैंस जेनी हैं, जो इन्होंने 5 कहे हैं कि मृदा निर्माणकारी कारक 5 हो सकते हैं, तो आखिर वो कारक कैसे काम करते हैं और क्यों कर रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ले रहा हूं क्या, जलवायु। वैसे आज जलवायु हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा, एकदम शॉर्ट तरीके से समझते हैं, पर लेकिन समझना जरूरी है। तो ले रहा हूं क्या, जलवायु। हेंस जेनी ने कहा कि कोई भी मिट्टी जलवायु पर निर्भर करेगी। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास में अगर 2 अलग अलग चट्टाने हैं, मान लेते हैं ये कोई अलग चट्टान है, ये कोई अलग चट्टान है, इन्होंने कहा कि अगर ये 2 अलग अलग चट्टानों को अगर मैं एक जैसी जलवायु में रख दूं, तो बनने वाली जो मिट्टी होगी संभवतः उनके गुण एक समान होंगे। चट्टान से ही मिट्टी बन रही है, मतलब जैसी चट्टान होगी वैसी मिट्टी होनी चाहिए। अगर कोई चट्टान अम्लीय है तो मिट्टी कैसी बनेगी, अम्लीय बनेगी। कोई चट्टान में अगर आयरन की मात्रा ज्यादा है तो वही मिट्टी में भी आयरन की मात्रा ज्यादा होगी। आयरन की मात्रा ज्यादा है तो मिट्टी का रंग कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए। मतलब जैसी चट्टान होगी वैसी बनेगी मिट्टी। टॉकुचेव कहते हैं जलवायु में अंतर आता है। इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 2 अलग अलग चट्टाने हैं, एक चट्टान है ए, एक चट्टान है बी,
अगर इन दो अलग अलग चट्टानों से बनने वाली जो मिट्टी कैसी है, अलग अलग, तो अगर इन दो चट्टानों को अगर मैं एक जैसी जलवायु क्षेत्र में रख दूं तो बनने वाली मिट्टी की संभावना है कि दोनों से बनने वाली मिट्टी के अधिकांश गुण एक जैसे होंगे। पर एक बात और कही कि अगर मेरे पास में अगर चट्टान एक है और इसी एक चट्टान को अगर मैं दो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में रख दूं तो बनने वाली मिट्टी दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी। थोड़ा सा ऊपर से गया क्या? हमारे मां बाप के हम दो बच्चे, मैं दीदी, दीदी है डॉक्टर, मैं हूं इंजीनियर। तो ये रहे पापा, ये रही मम्मी, इनकी संतानें हैं दो, एक हम और एक हमारी दीदी। ये इन्होंने तैयारी करी MBBS की, हमने तैयारी करी किसकी? IIT वाली। हाँ, हुआ नहीं IIT अलग बात है, पर तैयारी IIT करने के लिए गए थे, कोटा है ना। हाँ, तो मतलब कि दीदी का नेचर और मेरे नेचर में क्या जमीन आसमान का फर्क है? चट्टान तो एक थी ना, औलाद तो उन्हीं की है ना, कायदे से दोनों के गुण समान होने चाहिए थे, पर नहीं, ये चली गई कहां पढ़ने के लिए? भोपाल। हम कहां चले गए पढ़ने के लिए? जबलपुर। तो इनके अंदर भोपाल वाले गुण, इनके अंदर जबलपुर वाले गुण, दोनों की अलग अलग चीजें आ गई। अगर मान लो कि अगर तुम लोग दो भाई हो, एक मान लेते जैसे दो गुड़िया हो गई, मतलब है किसके बच्चे? मामा की बुआ, बुआ की बेटी है ना, दोनों भाई, चाचा ताऊ के बेटे हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, सुन लो, ऐसा कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि दो भाई हैं, एक मान लेते हैं चाचा का बेटा है और एक मान लेते हैं बुआ का बेटा है, तो ये दोनों भाई के गुण एकदम अलग अलग हैं। एक रीवा में रहता है, एक कहाँ रहता है? मान लेते हैं कि ये बोल लेते हैं भिंड से आया है, मान लेते हैं। पर ये रीवा वाला भिंड वाला दोनों के दोनों आ चुके हैं कहां पर? इंदौर में। तो भले दोनों के गुण अलग अलग थे, पर रहवास कहां हो चुका है? इंदौर में। तो इनके अंदर इंदौर वाले गुण आ जाएंगे। जो पहले कभी बोलता था पोहा, वो अब बोलेगा पोए, कि भैया एक प्लेट क्या दे देना? पोए दे देना। ग्वालियर वाला बैठा आदमी, वो जनरली सांप को बोलते हैं कीरा, यहां आकर के प्रॉपर सांप बोलेंगे। हर जगह पर ग्वालियर में बोल रहे हैं, एक सब्जी होती कौन सी? बोलते हैं मटर, तो ग्वालियर में ही बोलते शायद मटर, रीवा में बोलते हैं मटर, पर इंदौर भाई साहब कहते हैं कि नहीं, मटर नहीं होता, बटले होते हैं। तो बटले बोलना सीख जाएंगे। क्या दो अलग अलग जलवायु वाले अगर एक जलवायु में आ गए, दो अलग अलग चट्टानें एक जलवायु में आ गई, तो क्या संभावना है कि दोनों हो सकता है समान हो जाए? संभवतः। पर एक ही जगह के दो लोग, दोनों इंदौर के वासी, एक पहुंच जाता है मुंबई और एक पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों के एक्सेंट में अपने आप में बहुत फर्क होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही जलवायु के थे ना। तो समझ पाए क्या कि ये क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर चेव? डॉक्टर चेव कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में दो चट्टानें हैं, मान लेते हैं मेरे पास में कोई दो अलग अलग चट्टानें हैं, इन दो अलग अलग चट्टानों को मैं एक जलवायु में रख दूंगा तो बनने वाली मिट्टी संभवतः एक समान बनेगी। अगर एक जैसी चट्टान को दो अलग अलग जलवायु में रख दूं तो बनने वाली मिट्टी भी कैसी बन जाती है? अलग अलग बनती है। नहीं आया? कितना क्लियर है? इन्होंने कहा कि अगर मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मान लेते हैं कोई क्षेत्र ऐसा है जो कैसा आता है? वो आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, बस ये कह रहा हूं उष्ण कटिबंधीय मतलब सिंपल सी एक कहानी, जहां पर गर्मी ज्यादा, वर्षा की मात्रा फिलहाल में कम। या ऐसा कह लो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब उसकी बात कर रहा हूं जहां वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण से कैसी होगी? यह अधिक का साइन दिख रहा है। PCM लिया था ना बेटा? उष्ण कटिबंधीय मतलब क्या कि जहां पर वर्षा की मात्रा वहां के वाष्पीकरण की मात्रा से कम होगी। वाष्पीकरण समझते हो ना? भाप बनना। हाँ। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब क्या कि जहां पर वर्षा की मात्रा
वाष्पीकरण की मात्रा से क्या होगी, अधिक होगी। अब देखना, हर एक मिट्टी में अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा की मात्रा है कम और वाष्पीकरण की मात्रा है ज्यादा, जैसे ही हम कोई भी खनिज लेते हैं और अगर वो क्षार है तो क्षार बहुत जल्दी पानी में घुल करके मिट्टी के नीचे वाले स्तरों में पहुंच जाता है। पर अब वर्षा हो गई कम क्योंकि वाष्पीकरण है ज्यादा, तो यही जो घुले हुए पदार्थ हैं, क्या ये वाष्पीकरण होकर के ऊपर उड़ेंगे और ये आकर के मिट्टी की ऊपरी वाली परत में आकर के जम जाएंगे। तो जनरली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो कैसी पाई जाती है, क्षारीय पाई जाती है सामान्यतः। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ज्यादा है, किससे, वाष्पीकरण से, तो घुले हुए पदार्थ कहां चले गए, क्षार वाले नीचे, ऊपर क्या बचा। तो सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है कैसी, अम्लीय पाई जाती है। हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉकुचेव कह के गए हैं, वो सॉरी कौन कह गए हैं, हेंस जैनी कह करके जा रहे हैं कि जलवायु कैसे। कर पाओगे इतना कि इतना कह सकते हो कि जलवायु मृदा की प्रकृति का निर्धारण करती है कि मृदा अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा सामान्यतः क्षारीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा सामान्यतः अम्लीय। बना लोगे हिमांशु मेरे भाई, पक्का। तो जलवायु तय हो गई हमारी। जलवायु के बाद में मुझे बताना है वैसे जीव मंडल, पर इनको मैं एक साथ बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो अभी जल्दी से थोड़ा सा करते हैं नोट डाउन, क्योंकि फिर मेरी जरा सा अगली क्लास है तो मुझे भागना पड़ेगा ना। तो आज सॉरी, आज फिर आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा। ठीक ठीक, तो एक काम करते हैं, जल्दी से करते थोड़ा सा नोट डाउन, फिर 5-7 मिनट में आंसर चेक करके फिर खत्म करेंगे। ठीक, बस हेडिंग डालना मृदा। मृदा बेटा समझ में आ रहा है, क्या नाम था, क्या नाम बताया बेटा, दिव्या, समझ आया बेटा, ठीक। जबलपुर से है ना आप, ठीक ठीक ठीक। आप बेटा कहां से, देवास से हैं, और जिला, गांव जान के मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं कहां पे कौन से गांव, मुझे अपने शहर के गांव नहीं पता है, मैंने अपना गांव नहीं घूमा आज तक कभी। देवास से हैं, नाम बेटा आपका, तनु गोयल, ठीक है। ग्रेजुएट हो गए हैं, अभी पास आउट हुए 12th। आप बेटा हो गया क्या, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ बेटा, हम वैसे प्रॉपर हैं क्या बोलते हैं, कटनी जिले से, कटनी जिला है ना। पढ़ाई जबलपुर से हुई है, नौकरी क्या बोलते हैं साउथ में करी है, केरला में, फिर मुंबई में, अब इंदौर में, है ना। चलो ठीक है, मिट्टी मृदा लिखना। कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों, एक मिनट, कार्बनिक तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का एक प्राकृतिक मिश्रण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का एक प्राकृतिक मिश्रण जिसमें पादपों को धारण करने की क्षमता होती है, जिसमें पादपों को धारण करने की क्षमता होती है, मृदा कहलाती है। पादपों को धारण करने की क्षमता होती है, मृदा कहलाती है। देखो कई किताबें कहेंगी कि ये मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि भूपर्पटी के ऊपर की वह सतह जिसमें पादप को धारण करने की क्षमता हो। ये डेफिनेशन भी ठीक है, पर लेकिन ये प्रॉपर बताना पड़ेगा कि प्राकृतिक मिश्रण है, खुद से नहीं बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि धूल भी पड़ी रहती है ना ऊपर, तो फिर हाँ। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक प्राकृतिक मिश्रण जिसमें पादपों को धारण करने की क्षमता हो, मृदा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, धूल मिट्टी सूखी धूल मिट्टी में अगर पेड़ पौधे लगा देंगे उग जाएंगे क्या? अरे सिंपल सी कहानी, मिट्टी, धूल मिट्टी, सीमेंट सब छोड़ दो, बस एक से एक चीज पकड़ के बैठो कि जिसमें पादप को धारण करने की क्षमता हो। सीमेंट वाली दीवार पे भी पीपल का पेड़ जमता है,
कैसी भी जमीन हो, अपन कहते हैं रेतीली जमीन है, उस रेतीली जमीन पर तो वो एक फूल आता है, कौन सा बोलते हैं, दूबा। दूबा नहीं सुना होगा, एक चीज देखी होगी, बोलते हैं बेशरम, देखा है किसी ने? बेशरम का एक होता है पौधा, जिससे जिससे स्कूल में बहुत मार पड़ती थी, हम बहुत पिटे हैं उससे, पर माँ ने मारा है, स्कूल में नहीं पिटे हैं, माँ ने तो बहुत मारा है हमको। हाँ हाँ हाँ, मतलब हर एक चीज जिसमें पादप उग सके वो मिट्टी है। हाँ, अब धूल है, चट्टान है, सीमेंट है, बजरी है, कोई मतलब नहीं, हर एक वो चीज जिसमें पादप उग जाए वो मिट्टी है तुम्हारे लिए। मुल्तानी मिट्टी भी मिट्टी है, जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, तो वैसी हर मिट्टी मिट्टी नहीं होती, जिसमें पादप उग जाएंगे वो मिट्टी है, अन्यथा वो मिट्टी नहीं है। हाँ, साइंस की भाषा में बात करें तो। बाकी हाथ धोने के लिए मिट्टी आती है, बाल धोने के लिए मिट्टी आती है, अरे यहाँ कुछ लोग खाते हैं मिट्टी को। मेरी एक स्टूडेंट वो मिट्टी खाती है, मैं बोला सही है यार, और हेल्दी है एकदम, ऐसी है। मैंने कहा कि क्या राज है इसका, बोले सर मिट्टी धार की है वो। चलो खैर लिखेंगे। क्या लिखवाया? हाँ, जब मैं बात करने पे आ जाऊं ना तो मुझे बीच बीच में रोक दिया करो, मैं बातों बातों में बहुत आगे निकल जाता हूँ, यहाँ पीछे का भूल जाता हूँ, है ना। हाँ तो हाँ, क्या बोलते, नेक्स्ट पॉइंट, मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। या सीधा लिखना, मृदा का अध्ययन डेस पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन डेस पेडोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पादप की वृद्धि का अध्ययन। क्या बेटा, कुछ बोलना है? जैसा हमारे साथ भी था, हम भी दो भाई थे, मतलब चाचा का बेटा, एक हम तो इकलौते हैं, तो क्लास में, मतलब क्लास में हम और ऐसी टू कॉपी हमारे दो भांजे हैं, जुड़वा हैं, उनको अलग अलग क्लास में डालना पड़ा है। अब ये चौथी कक्षा में है, उन दोनों भाइयों को, हमारे मतलब दोनों मतलब भांजे हैं, पहले एक क्लास में थे, उनको फिर दो अलग अलग क्लासेस में डालना पड़ा है, क्योंकि ऐसे ही बैठ के वही बातें करते थे, झगड़ा बहुत करते थे क्लास में, कि मतलब किसी दूसरे ने एक भाई को बोला तो दोनों जाएंगे मारने, तो दिक्कत थी उनके साथ में, जुड़वाए दोनों। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, मृदा की वृद्धि का अध्ययन। मृदा में कब वृद्धि होती है? पादप की वृद्धि बोल रहा हूं, आगे बैठ के नहीं सुन पा रही है लड़की, है श्रद्धा, श्रद्धा नाम है ना तेरा? हाँ, तो पादप की वृद्धि का अध्ययन एडेपोलॉजी, ईडेपोलॉजी। मृदा विज्ञान के जनक, नेक्स्ट पॉइंट, मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक, मैंने विलियम लिख दिया था, सॉरी, है ना, तो वीजली है वो, है ना, वीजली, वीजली, सुना है कभी नाम वीजली? अरे हैरी पॉटर देखी होगी ना? नहीं देखी अभी तक तुम लोग हैरी पॉटर? हाँ, तो उसमें होता है ना वीजली ब्रदर्स, हैरी पॉटर का दोस्त, हरमाइनी का दोस्त वीजली, तो वीजली डॉकुचेव, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, या सीधा विश्व मृदा दिवस डेस 5 दिसंबर। अगली बीचों बीच हेडिंग, मृदा का संगठन, और बस ये डायग्राम बना लेना कि 25% वायु, 25% जल, 40 से 45% खनिज, और 5 से 10% ह्यूमस। बाकी कहानी अपन लिखेंगे कल पूरी, है ना, इसके आगे की। एक बढ़िया गोल सा चक्रा बनाना, 25% वायु कर देना, 25% जल कर देना, 5 से 10% ह्यूमस, और 40 से 45% खनिज, कि मिट्टी में ये चीजें उपलब्ध होती हैं। पच्चीस 25, 40 45, 5 10। बन गया ये? बस अब इसे एक बार जरा सा
हाँ, बस इसे स्कैन कर लेना ताकि जो जो हुआ है वो कम से कम आपके फोन में रहे। ये स्कैन कर लेना बेटा। गूगल खोलेंगे, लेंस, गूगल लेंस। बाकी जिसको नहीं आता, हाँ बेटा। जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर? जैसे अगर किसी चट्टान में कोई विशेष प्रकार का खनिज पदार्थ, ठीक है, और अगर उसी चट्टान को अलग अलग जलवायु में रखा जाए तो खनिज पे क्यों पड़ेगा बेटा? हाँ, आप ये कह सकते हो कि हाँ, मतलब नहीं तो खनिज तो एक अपना खनिज अवशेष अपना हो गया ना, तो खनिज पे क्यों प्रभाव पड़ेगा? मतलब उस चट्टान से वही विशेष प्रकार का खनिज निकले, चाहे उसे किसी भी जलवायु में रखा जाए। ठीक है, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत तो चेंज होगी ना प्रकृति यार। और प्रकृति तो चेंज होगी ना, जैसे संगमरमर तो जबलपुर में भी निकलता है ना, ग्वालियर में भी निकलता है ना, पर दोनों की क्वालिटी अलग अलग है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है, पर लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कि खनिज पर प्रभाव पड़ता है तो खनिज का नहीं बताना है। अपन को बता रहे हैं कि मिट्टी एक समान हो सकती है या अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मिट्टी में केवल और केवल खनिज नहीं है ना, और भी चीजें तो है जो उसके साथ में क्या हो रही है, उनका मिश्रण हो रहा है, वो डिपेंड कर रही है। एक्चुअल में पूरी की पूरी मिट्टी में अहम भूमिका निभाता है समय। समय जितना ज्यादा, तभी तो कह रहे हैं 1000 साल में मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनती है, तो समय का बहुत बड़ा रोल था। अभी आगे बात करेंगे सबके विषय में, एक तो समझ में आएगा, है ना। ये हो गया सबका स्कैन, सबने कर लिया? पीछे बेटा दिव्या, स्कैन हो गया, ठीक है। हाँ, अपन क्या नाम था? हाँ बेटा, अपना नाम क्या था? गोयल जी। हाँ, स्कैन कर लिया बेटा ये, ठीक। और जब तक सारे पेजेस ओपन ना हो जाएं तब तक क्लोज मत करना टैब को, है ना, वरना सारे टैब नहीं खुलेंगे। बाकी मिलते हैं हम कल, आते हुए आंसर देखता हूं मैं, है ना, ठीक है। हाँ मेरे भाई, दिखा दे। दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है ना? अंतर भी बताना। अरे अरे, आदिकल्प की चट्टान है तो आर्कियन लिखनी थी, आदि क्यों लिखा है? आर्कियन लिखते। और बढ़िया, केवल यहाँ आर्कियन के विषय में बताते यहाँ, और यहाँ केवल धारवाड़ के विषय में बताते, इतना शब्दों में क्यों खेल रहे हैं, है ना। हाँ, यहाँ बल्कि ठीक लग रहा है, पर कम से कम दोनों के बीच में अंतर दिखे कि दोनों के विषय में बता रहे हो, हाँ कि ना, वैसे करना, ठीक। बाकी लिखा ठीक है, बस शब्दों का ये फेर रहेगा। हाँ, अभी फिलहाल में जैसा लिखा है उसके आधार पर 4.5 नंबर के हिसाब से ना प्रैक्टिस का। हाँ, मध्य प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, चट्टानों का अध्ययन, सीधा अध्ययन बस लिख के सीधा लिख देते पेट्रोलॉजी, तो काम चल जाता। ठीक है, बता दी है क्या क्या है, चलेगा नहीं, थोड़ा अव्यवस्थित कर दिए, ये ठीक है। हाँ, गोंडवाना दक्कन, हम पहले पेज में कोशिश कर रहे हैं कि केवल और केवल 2 ही आए, कौन सी वाली? एक आर्कियन और एक धारवाड़। फर्स्ट पेज में ये जाएगा, ये पेज फुल भरेगा, सेकंड में ये जाएगा, थर्ड में ये जाएगा, तो सॉरी सेकंड, और ये भी सेकंड में। उसके बाद अंत में अगर लिख सकते हो तो महत्व लिख कर खत्म करना, ये ठीक है, ऐसा चलेगा। बस यहाँ व्यवस्थित हो गई चीज, क्योंकि चेक करने वाले को दिख नहीं रहा है कि देखूं तो देखूं क्या मैं। लिखा सब कुछ सही है, पर फिलहाल में कितने नंबर उसके हिसाब से, तो भाई को 4.5, तो अपन को भी 4.5 के हिसाब से, है ना। तो लाइन के नीचे नहीं लिखना है सर, मेरे को भी लाइन के नीचे लिखती थी, पर अभी मैंने आपने पहले दिन चेंज कर दो ना, ठीक है ना। अपने पास में लाइनें हैं ना, देखो ऐसा नहीं है कि अगर लाइन के अगर ऊपर लिखोगे, लाइन के नीचे लिखोगे, तो ऐसा नहीं है कि नंबर काट लेगा। पर एक विद्यार्थी का जीवन कहलाता है कि लाइन में लिखना। वहां पे अगर कोई, अगर एक मूडी आदमी फंस गया कॉपी चेक करने वाला, तो वो दिक्कत कर सकता है, फिर हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते क्यों काटे नंबर, है ना। हम अगर कॉपी चेक करने वाले को अगर मतलब अपनी कॉपी में गोला लगाने का चांस देंगे तो मतलब नंबर वो कटेगा, फिर हम नहीं ब्लेम कर सकते कि नंबर क्यों काटे, फिर वो उसकी मर्जी है। हाँ? किसका है ये? ठीक है, बना दिया। मैंने कहा था पहले पेज में प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना,
चाहे भले सेकेंड पेज में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कहानी लिखो चलेगा। पहले पेज में प्रॉपर निर्माण बता दिया, विशेष बता दिया, खनिज बता दिया, इसको प्रॉपर लिख दो ना। ज्वालामुखी उद्भेदन से क्या, तो लावा के जमाव से प्रॉपर लिखो पहले पेज में। वहां भी सेम कहानी है कि लिखना शुरू यहाँ से करोगे, खत्म होगा यहाँ पे। तो एक बार जब कॉपी पलटती है ना, तो डिपेंड करता है कि इस कॉपी में कैसा लिखा है। इस पेज में सेकेंड पेज सिर्फ होता किस लिए है, ये करने के लिए। साइकोलॉजी उनकी ये है, पहला पेज अच्छा लिखोगे, दूसरे पेज में पलटाने के बाद दिक्कत नहीं होती है। तो इसको बेहतर करने की कोशिश करो। अलावा नहीं लिखते हैं, इसके अतिरिक्त लिखो। अलावा अतिरिक्त क्या है? अरे इसके अलावा मध्य प्रदेश में, ना इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में, शब्दों का चयन अच्छा करें, हाँ, वरना वो भी ऐसे ही गोला मारेगा। लिख ठीक रहे हैं ना, आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्योंकि ये पेज खाली दिख रहा है, हमने मुश्किल से मुश्किल 40 शब्द भी नहीं लिखे होंगे पर पेज भर गया है। हाँ, बहुत दूर दूर कर दी है चीजें, तो थोड़ा सा व्यवस्थित करें ना। सर इतना दूर ना कर, नहीं, खाली ना दिखे, ऐसा उसको सिर्फ ऐसा ना दिखे कि पेज भरने के चक्कर में हम थे, ना कि आंसर कंप्लीट करने के चक्कर में। जो कॉपी चेक करे उसे ये नहीं लगना चाहिए। हाँ, एक फोटो मेरे लिए आज 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 जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। बस हमने आर्यन का सिंगल बता दिया, धारवाड़ का, कुरप्पा का, विंध्यन का, गोंडवाना का। उसको चेक करने में टाइम बहुत लगेगा। जैसे अगर ऐसा लिखेंगे तो वो चेक कैसे करेगा, ये। अब इसको इसमें क्या करना है ना, अब उसमें अब इसको एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी, है ना, ऐसे करना पड़ेगा, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कॉपी चेक कर जितनी जल्दी होगी उनको उतने मिलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा उस तरीके से। फिलहाल में औरों से ज़्यादा लिखा है इसलिए तेरे को मैं 5 नंबर दे रहा हूँ अभी फिलहाल में। बस व्यवस्था वही होनी चाहिए कि डायमेंशन ये वाले बनाओ, पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, डन।